शहर बस्ती बस्ती मानो बिल्डिंग बम मौजूद है। जी हाँ, ये कभी भी फट जाते हैं, दर्जनों लोगों को मार डालते हैं। मुंबई के घाटकोपर में ऐसी ही एक 4 मंजिला इमारत गिर गई। हादसे में 8 लोगों की मौत हो गई, जबकि करीब 2.5 दर्जन से ज्यादा लोग अब भी फंसे हुए बताए जा रहे हैं। सारी मिट्टी हमारे आंखों में चली गई। चल रहा है या नहीं, लेकिन तमाम लोग चिल्ला रहे थे। लोग मौत दबे पांव आई और आसमान की ओर सीना ताने खड़ी इस बिल्डिंग को धराशायी कर गई। पल भर में 4 मंजिला इमारत समीदोज हो गई। बिल्डिंग गिरी तो मुंबई के घाटकोपर इलाके में अफरा तफरी मच गई। आनन फानन में रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंची और लोगों को बचाने का काम शुरू हो गया, लेकिन मौत की इमारत में तब तक कई लोग दम तोड़ चुके थे। नीचे से आवाज़ आया, बीबी, वाइफ और बच्ची तीनों पहले बाहर निकले। मैं टॉवल पे था, मैं पैंट पहनने गया। पैंट पहनने के बाद निकला और मैं ऊपर चढ़ने के लिए गया टेरेस के ऊपर। दो दादरा में चढ़ा होगा और पूरा बिल्डिंग नीचे आ गई। 9:30 के करीब मैं और मेरा मिसेस बाइक लेके आ रहे थे तो सारी मिट्टी हमारे आंखों में चली गई और लोग ये रोड जो दामोदर पार्क है वहाँ से अंदर दौड़ रहे थे। हमने गाड़ी पार्क साइड में कर दी और उधर जाके देखा तो पूरी बिल्डिंग करीबन 10:30 के करीब बिल्डिंग पूरी ढह चुकी थी। बताया जा रहा है कि 4 मंजिला इस इमारत में हर फ्लोर पर 4 फ्लैट थे। बिल्डिंग शिवसेना के एक नेता की बताई जा रही है। लोगों की माने तो बिल्डिंग के ग्राउंड फ्लोर पर एक अस्पताल भी चलाया जा रहा था और दावा तो ये भी है कि बिल्डिंग में कुछ बदलाव किए जा रहे थे और हाल ही में एक पिलर भी हटाया गया था और मुमकिन है कि बिल्डिंग में हुए इस बदलाव ने ही हादसे को दावत दे दी हो। टोटल 55-60 लोग रहते थे। 10 बजे के पहले जो निकल गए घर से वो बच गए, स्कूल में जाने वाले, देव दर्शन में जाने वाले। किस कारण ये घटना घटी, तो ये डिलीवरेज कंडीशन का बिल्डिंग नहीं था, न डिलीवरेज कंडीशन की यादी में था। नीचे अस्पताल थी, उसमें रिनोवेशन चल रहा था, ऐसा यहाँ पर मैंने सुना है। अब वो रिनोवेशन करते समय टेक्निकल स्ट्रक्चरल ऑडिट को लेकर कोई प्रॉब्लम किया गया है क्या, उसकी जांच करने के बाद ये बिल्डिंग के बारे में मालूम पड़ सकता है। बताया जा रहा है कि साईं दर्शन नाम की ये बिल्डिंग 1980 में बनाई गई थी। लोगों का कहना है कि बिल्डिंग काफी जर्जर हो चुकी थी। लगातार हो रही बारिश ने इसकी हालत और खराब कर दी। घाटकोपर में इमारत गिरने के कई घंटों के बाद भी रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो जारी है। आप देख सकते हैं किस तरह से तमाम जो रेस्क्यू टीम है वो फिलहाल जो है इस इमारत में इमारत के मलबे के नीचे जो लोग दबे हुए हैं उनको निकालने की कोशिश कर रहे हैं। आप देख सकते हैं मुंबई पुलिस की टीम यहाँ पर मौजूद है, फायर ब्रिगेड की टीम यहाँ पर मौजूद है, डिजास्टर मैनेजमेंट की टीम यहाँ मौजूद है। जेसीबी मशीन का हालांकि इस्तेमाल कम ही किया जा रहा है और कोशिश की जा रही है कि हाथों से मलबे को हटाया जाए, क्योंकि उम्मीद अभी भी है कि जो लोग अंदर दबे हुए हैं वो जिंदा हो सकते हैं। और इसी वजह से जो है वो कोशिश ये है कि जिस तरफ लोगों के होने की आशंका ज़्यादा है वहाँ पर जो है हाथों से जो है वो मलबा हटाया जा रहा है। बीएमसी और सरकार जांच का भरोसा दे रही है, लेकिन मौत की इमारत ने मुंबई को एक बार फिर लहूलुहान कर दिया है। मुंबई से पंकज मिश्रा के साथ टीम न्यूज़ नेशन। मौत की एक ऐसी ही इमारत में कोलकाता के मिरर स्ट्रीट इलाके में हादसा हो गया। जर्जर हो चुकी बिल्डिंग का एक हिस्सा गिर गया और वहां रह रहे कई लोग उसमें फंस गए, जिनमें से 2 लोगों की मौत भी हो गई। कोलकाता में इमारत में काल की दस्तक। करीब 100 साल पुरानी बिल्डिंग का हिस्सा गिरा। दर्द, चीख पुकार और मौत का खौफ। कोलकाता के मिरर स्ट्रीट में 10 नंबर की इस बिल्डिंग का हिस्सा अचानक गिर पड़ा। जर्जर हो चुकी ये इमारत करीब 100 साल पुरानी बताई जा रही है। लोगों की माने तो बारिश ने बिल्डिंग को और बेहाल कर दिया और फिर 3 मंजिला इस इमारत का एक हिस्सा गिर गया। कोलकाता में ऐसे कई सारे बिल्डिंग हैं जो 100 साल से भी ज्यादा पुराने हैं और अंग्रेजों के जमाने में बनी इस बिल्डिंग के बाहर कोलकाता कॉर्पोरेशन की तरफ से खतरनाक बिल्डिंग का बोर्ड भी लगा दिया गया है। उन्हीं में से एक बिल्डिंग है कोलकाता की इंडियन मिरर स्ट्रीट में स्थित ये 10 नंबर घर। इसी घर के ये 3 माले का घर है। इसका जो फर्स्ट फ्लोर था वहाँ का एक हिस्सा आज टूटकर अचानक से गिर गया। पिछले 3 दिन से कोलकाता में बारिश हो रही थी और कहा जा रहा है कि लगातार बारिश की वजह से ही इस बिल्डिंग का एक हिस्सा नीचे गिर गया है। इस बिल्डिंग में रहना मौत को दावत देने जैसा है। केएमसी ने इस बिल्डिंग के आगे खतरनाक होने का बोर्ड लगाया था। बावजूद इसके 3 परिवार इस बिल्डिंग में अब भी रह रहे थे।
मार्च 2017 में कोलकाता म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन अमेंडमेंट बिल पास किया गया। इसके बाद ऐसे मामलों में केएमसी को कार्रवाई का अधिकार दे दिया गया। बावजूद इसके मौत की ऐसी इमारतों में आज भी कई परिवार जिंदगी गुजार रहे हैं। We'll discuss the matter with the police authority and corporation, and we'll vacate the building. That law already passed in the assembly. So we are processing all those things. But this is very unfortunate. Some casualty even is coming. But people has to vacate these houses, and they should plan. Maybe the landowner or building owner, maybe the tenant or occupier. They have to decide that issue. But we can't allow anybody to stay in such a dilapidated building. लेकिन सवाल तो फिर भी खड़े होते हैं, क्या महज खतरनाक होने का नोटिस चिपका देने भर से सरकारी एजेंसियों का काम खत्म हो जाता है? कोलकाता से देवजानी चौबे के साथ टीम न्यूज़ नेशन। अवैध बेतरतीब तरीके से बनी हुई ये पुरानी इमारतें, जर्जर हो चुकी इमारतें एक जिंदा बम की तरह से हमारे शहरों में खड़ी हुई हैं। और ये किसी एक शहर का दर्द हो ऐसा नहीं है, कोलकाता हो, दिल्ली हो या फिर मुंबई चले जाइए, ऐसी एक नहीं बल्कि सैकड़ों मौत की इमारतें, जिंदा बम हमारे आसपास, हमारे बीच में मौजूद हैं, जहां जानते बूझते लोग जिंदगी गुजार रहे हैं। अगर कोलकाता की अकेले बात की जाए तो करीब 1500 इमारतों को असुरक्षित घोषित किया गया है, लेकिन नोटिस चस्पा दिया गया है, लेकिन अभी भी लोग वहां रह रहे हैं। बताइए ऐसे नोटिस का फायदा क्या है? जबकि अगर मुंबई की बात करें तो बीएमसी ने 2017 में 791 इमारतों को खतरनाक माना था। लेकिन अजीब स्थिति ये देखिए कि दिल्ली, जो उसका अधिकांश हिस्सा बेतरतीब तरीके से अवैध बना हुआ है, वहां पर सिर्फ 15 इमारतों को ही जर्जर माना गया है। ये अलग बात है कि सिर्फ पुरानी दिल्ली इलाके में ही आज़ादी से पहले की बनी सैकड़ों इमारतें हैं जिनकी हालत अभी ठीक नहीं है। लेकिन नगर निगम का दावा है कि वो वक्त पर सर्वे करते हैं, जर्जर इमारतों को दुरुस्त करने का नोटिस भी देते हैं, और जो इमारत खतरनाक हो चुकी होती है उन्हें खाली कराने के लिए कहा जाता है। पर सवाल यह है कि अगर लोग नोटिस के बाद भी खाली नहीं करते हैं इमारतों को, तो उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की जाती? क्योंकि अगर इमारत गिरेगी, ऐसा नहीं है सिर्फ उस इमारत में रहने वाले लोगों की जान पर बनाती है, बल्कि उसके आसपास गुजरने वाले लोगों की जिंदगी पर भी सवाल है। और अब बात करते हैं हिंदुस्तान पर जल प्रलय की। हिंदुस्तान पर मानो इस वक्त आपातकाल आया हुआ है। जुलाई के महीने में जैसे सैलाब ने लोगों को बंधक बना लिया है। गुजरात में भारी बारिश के चलते नदियां उफान पर हैं। अहमदाबाद में साबरमती रिवर फ्रंट सैलाब में डूबता हुआ नजर आ रहा है। चारों ओर पानी ही पानी है। पूरा गुजरात इस वक्त सैलाब में डूबा हुआ है। वहीं बाढ़ से जूझ रहे गुजरात के हालात का जायजा लेने के लिए खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अहमदाबाद पहुंचे। पीएम मोदी ने हवाई सर्वेक्षण कर हालात का जायजा लिया। अहमदाबाद पहुंचकर पीएम ने अधिकारियों के साथ मीटिंग की। साथ ही बाढ़ के सितम से निपटने के लिए राज्य सरकार की ओर से क्या कुछ कदम उठाए गए हैं, इस पर भी बातचीत की गई। उन्होंने मुख्यमंत्री रूपाणी से भी मुलाकात की। बाढ़ के सितम के बीच रेगिस्तान कहे जाने वाला राजस्थान जो है वो भी त्राहिमाम कर रहा है। भिलवाड़ा की बात करें तो 5 युवकों की जान पर आज बनाई। हरियाली अमावस्या के मौके पर ये लोग गोरम घाट इलाका घूमने आए थे। यहाँ के गोरम घाट के सबसे ऊपर के झरने के नीचे ये नहाने पहुंच गए, लेकिन इसी दौरान अचानक झरने का बहाव तेज हो गया और फिर 5 युवक झरने की तेज धार में फंस गए। उसके बाद कड़ी मशक्कत के बाद ही इन्हें सकुशल बाहर निकाला गया। बाढ़ और बरसात के बीच देश भर से इस तरह की तमाम तस्वीरें सामने आ रही हैं, जिससे लोगों को झकझोर कर रख दिया है। कहीं किसी की जिंदगी मझधार में जा फंसी है, तो कहीं कोई जिंदगी बचाने की गुहार लगाता नजर आ रहा है। ये तस्वीरें आपके सामने राजस्थान के मारवाड़ जंक्शन की हैं, जहां ब्यावर के रहने वाले 5 युवकों को झरने के पास जाना उनकी जान पर बनाया। पानी का बहाव इतना तेज था कि ये 5 युवक इसमें फंस कर रह गए। किनारे पर मौजूद लोगों ने जब इन युवकों की चीख पुकार सुनी तो फिर शुरू हुआ रेस्क्यू ऑपरेशन। ऊपर से गिरते पानी के बीच में रेस्क्यू ऑपरेशन के काम को आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। देखिए किस तरह से इन युवकों को रस्सी के सहारे एक एक कर बाहर निकालने की कवायद जारी है। सबसे पहले एक युवक को आप रस्सी के सहारे बाहर निकलते देख सकते हैं। रस्सी के सहारे युवक धीरे धीरे कदम आगे की तरफ बढ़ाता जा रहा है। जरा सी गलती इस युवक की जान पर भारी पड़ सकती थी, लिहाजा एक एक कदम फूंक फूंक कर रखा गया। जैसे ही युवक किनारे पर पहुंचा, इससे राहत की सांस ली। उसके बाद दूसरे युवक को भी कुछ इसी तरह से रेस्क्यू किया गया और फिर तीसरे युवक को आप देख सकते हैं कैसे सुरक्षित बाहर निकाला गया। उसके बाद चौथे और 5वें युवक को भी रस्सी के सहारे बाहर निकाल लिया गया। रविवार को हरियाली अमावस्या के मौके पर भीलवाड़ के युवकों का ग्रुप गोरम घाट घूमने के लिए आया था।
वहाँ वो गौरम घाट के सबसे ऊपर के झरने के नीचे नहाने पहुंचे थे, लेकिन यही भूल उन पर भारी पड़ गई और वो झरने के तेज बहाव की चपेट में आ गए। गौरम घाट का मुख्य झरना जोग की मंडी के पास स्थित है। इस वजह से हरदम सैलानियों के लिए मुफीद जगह रहा है, लेकिन बारिश के दिनों में ये झरना पूरे उफान पर होता है और ये लोगों के लिए मुसीबत का सबब साबित हो जाता है। राजस्थान में इन दिनों बरसात ने लोगों की मुसीबतों को बढ़ा दिया है। कई इलाके पानी पानी हो गए हैं। ऐसे में कई इलाकों में दिन ही नहीं बल्कि रात के वक्त भी रेस्क्यू ऑपरेशन का काम चलाया जा रहा है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं राजस्थान के पवाटा की हैं, जहां रात के अंधेरे में महिलाओं और बच्चों को बाहर निकाला जा रहा है। देखिए जरा किस तरह से बच्चे और बूढ़ों को बाहर निकालने का काम जोर शोर से जारी है। किसी को कंधे पर बिठाकर रस्सी के सहारे निकाला जा रहा है, तो किसी बुजुर्ग को रस्सी के सहारे किनारे पर पहुंचाया गया। टीम न्यूज़ नेशन। और दरअसल राजस्थान के कई जिलों में बीते 24 घंटे से लगातार बारिश के कारण हालात बिगड़ गए हैं। उदयपुर में एक पुलिया पर गाड़ी बहने से मां बेटी की मौत हो गई है, तो वहीं सिरोही में स्कूल से लौट रही 2 छात्राओं के पानी में बह जाने की खबर आई है, जिनकी तलाश अभी तक जारी है और जिनके बचने की उम्मीद अब कम ही है। राजस्थान के पूर्वी, दक्षिणी और पश्चिमी जिले मूसलाधार बारिश से पानी पानी हो गए हैं। बारिश के बाद बेकाबू हो रही नदियों ने आम आदमी से लेकर प्रशासन तक को लाचार कर दिया है। प्रभावित जिलों में जगह जगह लोग पानी में फंसे हुए हैं, तो सैकड़ों गांवों में जलभराव होने के कारण संपर्क टूट गया है। आसमानी आफत की मार से जालौर, सिरोही, पाली और उदयपुर के लोग त्राहिमाम कर रहे हैं। झीलों के शहर उदयपुर में भी नदी नाले उफान पर आ गए हैं और अब उनके कोहराम की तस्वीरें सामने आ रही हैं। जिले के खेरवाड़ा में सैलाब के कहर ने 2 लोगों की जिंदगी छीन ली। खेरवाड़ा के छाणी गांव के पास एक पुलिया को पार करते समय तेज बहाव में एक जीप के बह जाने से उसमें सवार एक महिला और उसकी बेटी की मौत हो गई, जबकि ड्राइवर समेत 2 लोगों को मुश्किल से बचाया जा सका। दरअसल इलाके में तेज बरसात के चलते चित्तौड़ नदी उफान पर चल रही है। ऐसे में सड़क पर पानी के बीच जीप निकलने की कोशिश के दौरान जीप पानी के बहाव के सामने टिक नहीं पाई। पानी में बहाव तेज होने के चलते क्रेन भी नाकाम साबित हो रही थी। हालांकि कड़ी मशक्कत के बाद 2 लोगों को बचा लिया गया। मां और बेटी के शवों को 4 घंटे के रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद निकाला गया। उदयपुर में ही रविवार को एक कार के नदी में बहने से उसमें सवार 3 लोगों में से युवक की मौत हो गई थी। सिरोही में भी सैलाब से लोग त्राहिमाम कर रहे हैं। सिरोही में स्कूल से लौट रही 2 छात्राएं बरसाती नाले में बह गई, जिससे उनकी मौत हो गई। सिरोही के माउंट आबू में अभी तक 30 इंच बारिश हो चुकी है। सिरोही में 100 से ज्यादा गाँव का संपर्क टूट गया है। बाढ़ के कोहराम को देखते हुए प्रशासन जलभराव वाले निचले इलाकों से लोगों को निकालकर सुरक्षित स्थानों पर भेज रहा है। लगातार बारिश के कारण पहाड़ी इलाकों में अचानक पानी आने से सियाना, अकोली, ताथू और ददानी में फंसे लोगों को निकालने की कोशिशें की जा रही हैं। वहीं बेटाला और अकोली से 2-2 लोगों को सुरक्षित रेस्क्यू किया गया है। पुलिस विभाग के जितने भी सिपाही उनको मुस्तैद किया गया है, उसके साथ प्रशासनिक अधिकारी भी लगे हुए हैं। यहाँ पर हमने SDRF टीम को भी बुलाया है, साथ ही जनप्रतिनिधियों का भी इसमें पूरा सहयोग मिल रहा है। बाढ़ से बुरी तरह प्रभावित इलाकों में राहत और बचाव के लिए सेना की कई टुकड़ियों को तैनात किया गया है, लेकिन चिंता की बात यह है कि मौसम विभाग ने अगले 36 घंटे में दक्षिण पश्चिम राजस्थान में फिर बारिश की चेतावनी दे रखी है, जिससे इन इलाकों के लोगों की मुश्किलें घटने की बजाय फिर बढ़ सकती हैं। टीम न्यूज़ नेशन। उधर रामनाथ कोविंद ने देश के 14वें राष्ट्रपति के तौर पर शपथ ले ली। संसद के सेंट्रल हॉल में चीफ जस्टिस ने उन्हें शपथ दिलाई और फिर 21 तोपों की सलामी दी गई और इसी के साथ रामनाथ कोविंद देश के 14वें राष्ट्रपति हुए। रिमझिम फुहार के बीच तीनों सेनाओं की टुकड़ी का मार्च, बैंड की धुन और इस भव्य समारोह के बीच हिंदुस्तान के गणतंत्र का गौरव गान। और ऐसे ही भव्य माहौल में रामनाथ कोविंद ने देश के 14वें राष्ट्रपति के तौर पर शपथ ली। मैं ईश्वर की शपथ लेता हूं कि रामनाथ कोविंद ईश्वर की शपथ लेता हूं कि हिंदुस्तान गांव में बसता है और उन्हीं गांवों में से एक परोख से रामनाथ कोविंद ने रायसीना हिल्स तक का सफर पूरा किया तो पूरा देश गौरव महसूस करने लगा। गांव, गरीब और किसानों को खास होने का एहसास हुआ तो रामनाथ कोविंद के पैतृक गांव परोख में शुरू हो गया जश्न। रामनाथ कोविंद के पैतृक गांव कानपुर देहात के परोख में आप तस्वीरें देखिए।
उनके राष्ट्रपति पद की शपथ लेते ही आज पूरा गांव जश्न में झूम रहा है, नाच रहा है, गा रहा है। बताया जा रहा है कि दूर दूर से यहाँ पर दूसरे गांव वाले लोग भी यहाँ पर बड़ी संख्या में पहुंचे हैं और सुबह जब उन्होंने शपथ ली तब से ये जश्न का सिलसिला शुरू हुआ है जो अभी तक चल रहा है। निर्वाचित वाकई 125 करोड़ देशवासियों के लिए लम्हा खास रहा और रामनाथ कोविंद के राज तिलक में देश की कई हस्तियों ने शिरकत की। अपने पहले संबोधन में ही रामनाथ कोविंद ने जता दिया कि यह हिंदुस्तान के लोकतंत्र की ही ताकत है जिसने गांव के कच्चे घर से रायसीना के इस महल तक पहुंचा दिया। साथियों, देश का हर नागरिक राष्ट्र निर्माता है। हम में से प्रत्येक व्यक्ति भारतीय परंपराओं और मूल्यों का संरक्षक है और यही विरासत हम आने वाली पीढ़ियों को देकर जाएंगे। देश की सीमाओं की रक्षा करने वाले और हमें सुरक्षित रखने वाले सशस्त्र बल राष्ट्र निर्माता हैं। जो पुलिस और अर्धसैनिक बल आतंकवाद और अपराधों से लड़ रहे हैं वो राष्ट्र निर्माता है। जो किसान तपती धूप में देश के लोगों के लिए अन्न उपजा रहा है वो राष्ट्र निर्माता है। और हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए कि खेत में कितनी बड़ी संख्या में महिलाएं भी काम करती हैं। पूरी शानो शौकत और परंपरा के साथ हिंदुस्तान ने अपने नए राष्ट्रपति का इस्तकबाल किया। ये सिर्फ एक राष्ट्रपति का शपथ ग्रहण भर नहीं, हिंदुस्तान के मजबूत होते लोकतंत्र का भी प्रतीक है जिसे हमने कई कुर्बानियों के बाद हासिल किया है। कानपुर से अमित सिंह के साथ मोहित राज दुबे, न्यूज़ नेशन, दिल्ली।